सच तो यह था कि बाजी के पास हम लोग बैठे ही बहुत कम हैं। वे हमेशा व्यस्त रहते थे। ऐसे बहुत कम मौके आए होंगे जब वे हमारे साथ हंसे खेले हों। ऐसा हर मौका हम सब के लिए, माँ के लिए भी बेहद खुशी का मौका होता था। यह आश्चर्य की बात थी कि बाजी ने डायनों के बारे में बताया था। तब हम में से कोई नहीं डरा था। हो सकता है यह बाजी के सुनाने की कुशलता हो या हम लोगों को बाजी की बातें सुनने का चाव। जो भी हो, धनोल्टी में रहते हुए उन दिनों बाजी ने हमारे साथ और जगहों की वनस्पति जन्य बातें की और खूब वक्त बिताया। शुरू के कुछ दिनों में धनोल्टी का देवदारू वन हम लोगों के लिए कौतुक की चीज़ रही थी। अक्सर घर से निकलकर हम भाई बहन मोटर सड़क के नीचे के जंगल की ओर निकल जाते, पर उस अंधेरे जंगल में ज़्यादा दूर तक सैर नहीं कर पाते। घास के गद्दों पर चलते बैठते हमने दूर एक झरना खोज लिया था। वहाँ कुछ बड़े पत्थरों पर बैठकर नीचे गांव की ओर देखना या कुछ खोजना हमारा खेल बन गया था। बड़ी दी कहती थी, वह देखो, खेतों में लोग काम कर रहे हैं। हम दूर खेतों में काम करते लोगों को पहचानने की कोशिश करते कि उनमें से कौन पुरुष है और कौन औरतें। हमारा यह खेल कभी अचानक बादल भंग कर देते। कोहरा देवदार वन के बीच गहरा अंधेरा फैला देता और हम बड़ी दी के साथ तेजी से ऊपर अपने घर की ओर दौड़ते। इस दौड़ में भटककर जब हम सेब बागानों की ओर पहुँचते, तब चुपके से चोरी करके खट्टे सेब खाने का लालच छोड़ नहीं सकते थे। यह तो उन शुरू के दिनों की बात थी जब जून खत्म हो गया और बारिशें जोरों की शुरू हो गई। तब हम घर में फिर कैद हो गए। माँ हमें बहुत कम बाहर निकलने देती। बाजी दिन भर अपने दफ्तर में रहते और शाम होते ही अपने छोटे से कमरे में बैठकर दफ्तर वालों से बातचीत करते या अपने केस उलटते पलटते रहते। धनोल्टी में बारिश इतने ज़ोरों से होती थी कि कभी कभी रात को अचानक जाग जाने पर लगता जैसे टीन की छतों को कोई लगातार पीटे जा रहा हो। दिन दिन भी धुंध और बादल। एक बार तो एक सप्ताह तक सूरज नहीं दिखाई दिया। हम सब लोग सूरज देखने की शर्त लगाते, लेकिन कहीं से भी बादल फटते नहीं नजर आते थे। उन दिनों दिन में भी ठंड लगती थी। हमारे घर के चारों ओर देवदारू पेड़ों से पानी की मोटी मोटी बूंदें घास के गद्दों पर गिरती और कुछ दूर जाकर नालों की शक्ल में जोरों से बहती नजर आती। ढलान की तरफ देखते हुए अनेक छोटे छोटे नालों के रूप में जब पानी जोरों से बहता था, तब जी में आता था कि कागज की नावें चलाई जाएं और कहीं दूर झरनों के पत्थरों पर बैठकर उन्हें गिरता, बहता और टूटता देखा जाए। वर्षा के बाद जब हल्का खुला नीला आसमान दिखने लगा, तब खच्चरों और घोड़ों पर लदी सेब की पेटियां शहरों की ओर ले जाने वाले काफिले से दिखने लगी। दिन भर सड़कें चलती रहती और वे लोग जो घोड़ों के साथ होते, कोई पहाड़ी गीत गाते हुए रास्ता तय करते। उन्हीं दिनों सेबों से भरी हुई एक बोरी लेकर वह बूढ़ा आया था। तब तक हम भूल चुके थे कि वह हमें डायनों की कहानियाँ सुनाया करता था और उसका कोई केस बाजी के कोर्ट में चल रहा था। वह तो अचानक एक सुबह वह सेबों का ढेर बाहर बरामदे में लगाता हुआ नजर आया। क्या हाल है छोटे भाई? बूढ़े ने मुझे देखकर कहा। उसने मेरी तरफ एक लाल सेब बढ़ाया। मैं थोड़ी देर सेब की तरफ देखता रहा, फिर मैंने सेब लिया। जब मैं सेब को उलट पुलट कर देख रहा था, तब वह फिर बोला, यह डायनो वाला सेब नहीं है, और हंसने लगा। डायनो की कहानियाँ उसने हमें सुनाई थी। मुझे खुद हंसी आ गई। क्या आप हमें डायनो की कहानियाँ नहीं सुनाएंगे? दरअसल सेबों से ज़्यादा रुचि डायनो की कहानियों में थी। ज़रूर सुनाऊंगा, पर कहानियाँ नहीं, सच्ची बातें। इतने में माँ आ गई थी। माँ से उसका अच्छा खासा परिचय था। मैंने देखा उसके आते ही माँ के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई थी। इस बार मेरे बगीचे में अच्छे सेब हुए हैं।
उसने माँ से कहा। वह कुछ और भी कहना चाहता था कि माँ बोली, इतने ढेर सारे सेब हम लोग कैसे खाएंगे। सेब? उसने सोचकर जवाब दिया, हमारे गांव में तो सेब के पेड़ जिस दिन झाड़े जाते हैं दूसरे दिन सब सेब खत्म हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि सेब खाने का मतलब अपनी उम्र बढ़ाना होता है। माँ फिर हंस पड़ी। इस बार तो आपको हमारे गांव जरूर ही जाना पड़ेगा, उसने कहा। मैं नहीं जानता माँ के मन में क्या होगा, लेकिन मेरी उन गांव को देखने की बहुत इच्छा थी जिनकी वह बातें करता था। इस बार डिप्टी साहब को भी साथ ले चलना, उन्हें तो मुआयना करने जाना है, उसने माँ की बात को लेकर कहा। साहब तो चलने के लिए तैयार भी हैं। मैं सोचता हूँ आपको मेले के दिनों में ले चलूँ। अम्मी हम भी चलेंगे, छोटी बहन ने कहा। वह बूढ़े से बहुत हिलमिल गई थी। जरूर, इस बार तो मैं सब लोगों को ले चलूँगा। बूढ़े के बोलने में जो सहजता थी, उसके निकट अपनेपन का एहसास होता था। अक्सर जिस दिन बूढ़ा हमारे घर आता उस दिन हम लोग अपने आप को ज़्यादा मुक्त और खुश समझते थे, परंतु वह कभी किसी स्वार्थ की वजह से हमें इतना स्नेह नहीं देता था। बाजी ने हमें बताया था कि वह बूढ़ा निकट अकेला था, उसकी कोई संतान नहीं थी। यह तो गांव वालों ने उसे किसी द्वेषवश फंसा लिया था। बाजी का कहना था कि अपने केस के बारे में उसने कभी नहीं चाहा कि वे उसकी सहायता किसी दूसरे ढंग से करें, बल्कि वह सिर्फ हमारे परिवार में इसलिए घुल मिल गया था कि यहाँ वह अपने आप को अपने गांव के उस अनचाहे वातावरण से अलग और खुश पाता था। माँ ने बहुत पहले बूढ़े से कहा था कि हमें एक काम करने वाले लड़के की ज़रूरत है, पर फिर माँ भूल गई, या शायद बार बार कहना उनके स्वभाव में नहीं था। वह तो स्वयं बूढ़े ने कहा, मैं अगले हफ्ते आपके लिए एक नौकर लेता आऊँगा। लड़का मैंने देख लिया है, पर मैं सोचता हूँ कि एक बार आप उसे देख लें तो अच्छा रहे। आप जो ले आएंगे हमें वो पसंद आएगा। इस बात से वह काफ़ी खुश हो गया था। बूढ़े के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, पर उसकी शक्ल ऐसी थी कि कोई आसानी से नापसंद नहीं कर सकता था। 2-3 दिनों के बाद जब बूढ़ा आया तो उसका चेहरा बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था। तब तक हमारे सेब खत्म नहीं हुए थे, पर हम सब लोग बूढ़े को देखकर सहम गए थे। वह ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। आप थके हुए लग रहे हैं, बड़ी दी ने पूछा। हम सब लोग बाहर दालान में आ गए थे। थका हुआ? उसके बुझे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैरने लगी। हाँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। माँ बीच में आ गई थी। हाँ, मैं अब थक गया हूँ, उसने फिर दोहराया। कहाँ से आ रहे हैं आप? माँ के यह पूछते ही बूढ़ा बच्चों की तरह रोने लगा। अब मैं कहीं से नहीं आऊँगा। मेरी अकेली लड़की थी, वह भी चल बसी। हम सब लोग चुपचाप खड़े हो गए, यानी हिलना डुलना भी नहीं हुआ। मैंने माँ के चेहरे की ओर देखा। मुझे लगा जैसे माँ के पास भी ज़्यादा शब्द नहीं हैं। वह बिल्कुल चुप थी। थोड़ी देर की चुप्पी से मुझे लगा जैसे हम बूढ़े के दुख से अपरिचित हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हम में से माँ तक भी उससे यह नहीं पूछ सकी कि लड़की कैसी थी, क्या बीमारी थी, क्या हुआ। लगता था जैसे सभी जिज्ञासाएं खत्म हो गई हों, जैसे हमारे लिए जानने की ज़रूरत न हो। वक्त बहुत धीरे खिसक रहा था, बहुत धीरे। मुझे उस क्षण ऐसा लगा जैसे मैं चाहूँ तो वक्त को पकड़ सकता हूँ। जैसे बूढ़ा अचानक वाचाल हो उठा। यह तो मामूली बात थी, एकदम मामूली बात। आहा, बड़ी दी के मुंह से अचानक एक शब्द निकला। हाँ, मामूली बात। बेटी, अब तुम मेरी बेटी हो, बड़ी दी की ओर देखकर बूढ़े ने कहा। फिर माँ ने आगे बढ़कर बूढ़े को अंदर बैठने के लिए कहा। शायद यही माँ की तरफ से सहानुभूति का कोई कदम था। उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कभी बूढ़े ने हमें गांव जाने के लिए कहा हो। वह जब तक अपने गांव जाता रहा और हम लोगों के लिए ज़्यादा रहस्यमय बनता रहा। बूढ़े का रहस्य शायद जो भी था, वह यही था कि वह अपने आप को लोगों से बचाना चाहता था।
इसलिए वह या तो धनोल्टी में हमारे घर आता या सीधे अपने गांव जाता। पहले की तरह वह कभी भी न तो दुकानदारों से मिलता और न दफ्तर के लोगों से। हमें पता चला था कि उसका केस भी उसी के खिलाफ चला, लेकिन उसने हमें कभी उस सिलसिले में कुछ नहीं बताया, या वह बताना नहीं चाहता था, या पराजय को सामने रखने की पीड़ा वह सहना नहीं चाहता था। बहुत दिनों तक डायनों की कहानियाँ सुनाने वाले उस बूढ़े को हम नहीं भूल पाए, लेकिन एक दिन वह न जाने कहाँ चला गया। पहले हमने सोचा वह पहले की तरह गया होगा, फिर लौट आएगा, लेकिन बहुत दिनों तक जब वह नहीं आया तब हम यह मान चुके थे कि वह अब नहीं आएगा। हालांकि अंदर ही अंदर मेरे मन में यह विश्वास था कि वह एक दिन अचानक चला आएगा, जैसे वह अचानक चला गया था। मुझे उस बूढ़े की वे कहानियाँ एकदम भूली जाती हैं कि सचमुच एक दिन दफ्तर से पता चला कि बूढ़ा अपने गांव लौट आया है। अब हम उसकी प्रतीक्षा करने लगे कि वह आएगा और हमें अपने गांव ले जाने की बात करेगा। शायद अपना केस खराब होने की वजह से वह इस ओर आने में संकोच कर रहा हो, मैंने मन ही मन सोचा। पर वह किस वजह से नहीं आ रहा था, यह पूरी तरह उसके बिना नहीं जाना जा सकता था। फिर एक लंबे अरसे के बाद जब बूढ़ा हमारे घर आया, तब पहली बार सामने हिमालय की श्रेणियों से जुड़ी पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ रही थी। उन दिनों हम लोग इस इंतज़ार में रहते थे कि धनोल्टी में कब बर्फ़ पड़े और कब हम अपने से सोचे हुए मज़े लें। बूढ़ा न जाने क्यों ज़्यादा टूटा हुआ और ज़्यादा नंगा लग रहा था। चाहे उसने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी लगता था जैसे वह कपड़ों में न हो, क्योंकि तार तार हुए उसके कपड़े इस बात का सबूत थे कि अब बूढ़े की आर्थिक हालत ठीक नहीं। इतने दिन कहाँ रहे? किसी छोटे बच्चे ने पूछा। इतने दिन? अब तो मैं तुम्हारे बीच आ गया हूँ बच्चों। वह हंसने लगा। मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे वह यही बात पहले भी कह चुका हो। उसने न भी कही हो तब भी मुझे ऐसा लगा। अचानक ही क्यों, यह मैं नहीं जानता। हम सब भाई बहन उसके चारों तरफ घिर आए थे। वह कैसा लग रहा था, यह सब हम एक साथ उसके चारों तरफ आते हुए भूल गए। वरना जैसे कि हमेशा होता आया है, हम उससे बात कर सकते थे। इस बार मैं एक डायन से बचकर आया हूँ। डायन? यह शब्द बाहर निकलते ही हम सबके कान खड़े हो गए। अगर वह अगले 1 मिनट भी कुछ नहीं बताता तो हो सकता था हम अपने आसपास में ही कुछ न कुछ बोल पड़ते। अच्छा, अनायास हम में से किसी के मुंह से निकला, और वक्त होता तो हम उस चेहरे को देखने की कोशिश करते जिसने यह शब्द कहा था। लेकिन इस वक्त सिर्फ हम बूढ़े के मुंह से कुछ शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा, यह गलत भी हो सकता है, बल्कि हम चाह रहे थे कि वह कुछ बोले। तुम जानना चाहते हो बच्चों, इस बार मैं देर से क्यों इस तरफ आया हूँ? बूढ़े ने ऐसे कहा जैसे हम वजह जानती हों, पर वह इतनी आत्मीयता से बोल रहा था कि स्वीकृति में हमारे सिर हिल पड़े। मैंने कहा, न, मैं एक डायन के किस्से में फंस गया था। जैसा कि अक्सर होता था, बीच में या हम में से कोई सवाल कर देता था, या फिर जब बूढ़ा हम लोगों की तरफ देखता होता तब खुद ही हमारे चेहरों से पहचान लेता कि हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं। परंतु उसके सिर एकदम नीचे किया हुआ था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे मौके पर हमारी आँखों के इशारों को पहचान जाएगा। तुम लोग और भी बातें कह सकते थे, परंतु शायद मेरे जाने पर वे सब बातें गुलाबी पड़ गई हैं। गुलाबी? मैं बीच में बूढ़े से गुलाबी का अर्थ जानने के लिए कह उठा। हल्का सा अविश्वास भी था। चाहे वे बातें मनोरंजक थी, लेकिन वे क्या सचमुच सच हो सकती थी? केवल यह भ्रम था। हाँ, गुलाबी कपड़ों वाली डायन। तुम जानते हो, मैं यहाँ से बहुत दूर
काड़ा ताल में अपने एक जानकार के पास गया हुआ था। जब जब मेरा मन उदास हो जाता है तब तब मैं वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ से हम लोग जौनपुर के एक गांव में गए थे। हम अक्सर अपनी खिड़कियों से नीचे घाटियों के गांव देखा करते थे। हमें बताया गया था कि जौनपुर के गांव हैं। उन गांवों के खेतों में काम करते हुए लोगों को पहचानने या उनके घरों की तरफ देखने का हमारा एक पुराना खेल भी था। यह बूढ़ा उन्हीं गांवों में से कहीं गया होगा। अचानक ही मुझे याद आया कि बूढ़ा भी खुद उसी जौनपुर के किसी गांव का रहने वाला है। मैं कुछ और पूछने की सोच ही रहा था कि बूढ़े ने डायनों वाली कहानी जारी कर दी। हाँ, तो उस गांव में हम रात को एक मास्टर के घर ठहरे थे। वह तो रात में अचानक मेरी आँख खुल गई तो मैंने पाया कि कोई सुंदर सी औरत सींगचों वाली खिड़की के छोटे सींगचों से अंदर की तरफ आ रही थी। जब तक वह अंदर आ गई, मेरे बिल्कुल पास आ गई, तब तक मुझ पर न जाने कैसा सम्मोहन छा रहा था। पर उसके पास आते ही इस बीच बात करते करते बूढ़ा खांसने लग गया। मैं सोचने लगा कहीं बूढ़े ने कोई सपना तो नहीं देखा था, पर मैं इतनी जल्दी पूछने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। बूढ़े की खांसी रुक गई थी और उसने कुछ क्षणों के लिए हम लोगों की तरफ देखा। बच्चे डर तो नहीं रहे हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे वह खुद से बातचीत कर रहा हो। जब वह पास आई तो उसने एक लंबे तागे से मुझे नापना शुरू किया। मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। जैसे बूढ़े की पहले सुनाई किसी कहानी की धुंधली सी याद मुझे आ गई। उस याद के साथ छोटी बहन का डरना और उस याद के साथ इस पहाड़ी कस्बे के पहले दिन। कभी कभी उन पहले दिनों का मोह, अतीत के प्रति एक भाव आदमी को कितना तोड़ता है। पर मैं इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं सोच सकता। मुझे सिर्फ यह ख्याल तस्वीर के रूप में आ जाता है कि बूढ़े ने जब पहले डायनों की बात सुनाई थी तब यह बताया था कि किस तरह डायन एक लंबे तागे से आदमी को नापकर उसे खा जाती है। न जाने कितने लोगों की सुनी वह कहानी अब मुझे दूसरों की लगती है, जैसे कोई सुंदर डायन हाथों में नींबू लिए हो और वह एक बड़े भैंसे को चट कर जाए, या जैसे किसी डायन ने अपने घर के लोगों को ही खाना शुरू कर दिया हो। डायनों की वह कहानी आगे बढ़ती है। डायनों की कहानी के बीच बूढ़े के दिन आ जाते हैं। जानते हो, मैं इन कई दिनों कैसे डायनों के उस अत्याचारी प्रदेश से बचता रहा हूँ। उस एक घर में जहाँ हम ठहरे थे और रात को वह मायावी सुंदर डायन आई थी, वह कोई और नहीं था, घर के आदमी की नई नवेली पत्नी थी। और कहते हैं कि विवाह के बाद उस घर में 2 बैल, 1 बच्ची, 1 बूढ़ी की मृत्यु हो चुकी थी। यह सब कहते हुए मुझे छोड़कर सभी बच्चों के चेहरे पर मरण तैर आया था। मुझे लगा जैसे बूढ़े की बातें सुनकर वे घने देवदार के जंगलों में भटक गए हों। वह तो बेटा, मेरा हाथ उस समय ज़मीन पर झूल रहा था। अचानक मेरे हाथों में जूता आ गया। फिर तो मैंने वह मरम्मत की डायन की कि डायन रोने लगी और उसने सब किस्से मुझे ठीक ठीक बता दिए। उसने कहा कि वह डायन अपना डायन वाला मंत्र फेंक देगी और अच्छी लड़की की तरह रहेगी। बूढ़ा अचानक हंस दिया। अब वह मेरी बेटी हो गई है और अब मुझे कमी सिर्फ यह है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अपनी बात खत्म करते हुए बूढ़े ने अपने झोले में हाथ डाला और हम लोगों के लिए अखरोट बिखेर दिए। ढेर सारे अखरोट, एकदम ताज़ा मटमैले रंग के खड़खड़ाते अखरोटों में हमारी डायन की बात मामूली हो गई। इसके बाद बूढ़े का आना जाना फिर से जारी हो गया। हम अक्सर या अखरोटों से खेलते या सुदूर श्रीकंठ पर्वत पर पड़ी सूर्य छवियों को देखते। बूढ़ा हमें बताता था कि सबसे पहले बर्फ़ श्रीकंठ पर पड़ती है, उसके बाद निचले इलाकों में और फिर पूरा धनोल्टी बर्फ़ से भर जाता है और सामने हिमालय की बर्फ़। हम में से कोई पूछ उठता। तब बूढ़ा अपनी परिचित और आत्मीय मुस्कान में बताता कि हिमालय के पास की चोटियों में तो बर्फ़ हर बार पड़ती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। वह तभी दिखाई देती है जब बादलों के कारण पहाड़ियाँ ढकी न हो। बूढ़ा हमें जो भी बताता हम न जाने क्यों मानते थे। वह हमें नीचे घाटियों के कुल देवताओं के बारे में बताता और ऐसी चमत्कारपूर्ण बातें बताता कि कभी कभी तो हम आश्चर्य में डूब जाते थे।